गाड़ी को पूरे हो चुके हैं 1 साल और इन 1 सालों में गाड़ी चली है हमारी 9,922 किलोमीटर। आज मैं देने वाला हूं आपको पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ इस गाड़ी का एक ऑनरशिप रिव्यू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, मैं जयप्रकाश अपने इस चैनल जयप्रकाश बमपाल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी गाड़ी को हो चुके हैं पूरे 1 साल और इन 1 सालों में हमने इस गाड़ी को चला लिया है लगभग 9,922 किलोमीटर। वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है दोस्तों कि आपको स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी दे पाऊँ मैं आपको, जिससे अगर आप लोग इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो पाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैं कोई ऑटो एक्सपर्ट नहीं हूं। जो भी बात करता हूं अपने वीडियोस में वो मैं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे करता हूं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमने आखिर ये बड़ी गाड़ी क्यों ली। इससे पहले हमारे पास एलीट i20 थी और अभी भी है। हमारे परिवार में दोस्तों 5 जन हैं और जब भी हम लंबी ट्रिप पे जाते थे या साल में 1-2 बार गाँव जाते थे तो i20 में माताजी और बच्चों को पीछे बैठने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, काफ़ी परेशानी थी उन लोगों को। तो इन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए हमने फिर सोचा कि हमें एक बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारी फिर बड़ी गाड़ी लेने का विचार बना दोस्तों, और फिर हमने बड़ी गाड़ियों को सर्च किया, ढूंढा और मार्केट में जितने भी 7 सीटर गाड़ियाँ थी जो हमारे बजट के अंदर आती थी उन्हें हमने फिर दोस्तों टेस्ट ड्राइव ली, उन गाड़ियों के बारे में जाना और फाइनली हमने जो है दोस्तों इस स्कॉर्पियो एन को सिलेक्ट किया। उस दौरान मार्केट में जितने भी 7 सीटर गाड़ियाँ थी दोस्तों, हमने हर शोरूम में जाके उनकी टेस्ट ड्राइव ली, उनके बारे में जाना, उनके फीचर्स जाने। आखिरी में हमने 3 गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया था दोस्तों, जिसमें हमारी स्कॉर्पियो एन थी, टाटा सफारी थी और किया की कैरेंस थी दोस्तों। लास्ट में हमने हमारे जो शॉर्टलिस्ट में 2 गाड़ियां आई वो थी टाटा सफारी और स्कॉर्पियो एन। अब दोनों गाड़ियां मुझे बेहद पसंद आ रही थी। जहां टाटा सफारी का कंफर्ट और जो इसके फीचर थे वो मुझे बेहद पसंद आ रहे थे, वहीं स्कॉर्पियो एन का रगडनेस, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग कंट्रोल मुझे बेहद पसंद आ रहा था दोस्तों। अब तक हमने डीजल और पेट्रोल के बारे में नहीं सोचा था। इन दोनों गाड़ियों के बारे में मैंने जो है यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो फिर मैंने इन दोनों गाड़ियों के नोट्स बनाए, इन दोनों नोट्स को कंपेयर किया और जो रिजल्ट्स आया दोस्तों वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। स्कॉर्पियो एन में जहां 2197 सीसी का इंजन है, 172 bhp की पावर है और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क है दोस्तों। वहीं स्कॉर्पियो एन पेट्रोल में दोस्तों 1997 सीसी का इंजन है, 200 bhp का पावर है और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क है दोस्तों। अब इसको हम अगर टाटा सफारी से कंपेयर करें दोस्तों तो टाटा सफारी का 1956 सीसी का इंजन है दोस्तों। जहां स्कॉर्पियो एन पेट्रोल 200 bhp देती है, वहां टाटा सफारी 167 bhp देती है। जहां स्कॉर्पियो एन पेट्रोल 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, वहीं पर टाटा सफारी 350 Nm का टॉर्क देती है दोस्तों। इस रेस में बिल्कुल जो है स्कॉर्पियो एन टाटा सफारी से आगे थी दोस्तों। और एक कारण ये भी है दोस्तों, इसका जो है रियर व्हील ड्राइव है दोस्तों। टाटा सफारी में आपका फ्रंट व्हील ड्राइव आता है, स्कॉर्पियो एन में रियर व्हील ड्राइव आता है। हेडर ऑन फ्रेम गाड़ी है दोस्तों, जो कि एक एसयूवी का एक जो है बेस कोर कह सकते हैं आप, जिसे ज़्यादातर जितनी भी एसयूवी होती है वो लेडर ऑन फ्रेम होती है। यहीं पर टाटा सफारी हमारा जो है मोनोकॉक चैसी पे डिज़ाइन है। जब हमने इन चीज़ों को कंपेयर किया तो हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि अब हमने जो है स्कॉर्पियो एन लेना है। अब तो हमने देखा स्कॉर्पियो एन में कई सारे ऑप्शन है दोस्तों, हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, तो हमने फिर पेट्रोल और डीजल में कंपेयर किया हमें क्या लेना चाहिए। डीजल और पेट्रोल सेलेक्ट करने में जो सबसे बड़ा कारण है दोस्त वो है 10-15 साल का चक्कर। सरकार का मूड कल क्या हो जाए, हो सकता है 10-15 का वो 7-10 कर दें, ईवी के चक्कर में परमानेंटली डीजल को न बंद कर दें। तो इन सारे डर से हमने जो है पेट्रोल ऑप्शन को चूज किया और फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने दिसंबर 2023 को अपनी गाड़ी बुक करवा ली थी। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद हमें फिर अप्रैल 2024 को हमें अपनी गाड़ी मिल गई थी दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिस समय हमने गाड़ी को बुक कराया था उस टाइम का प्राइस और डिलीवरी के समय का प्राइस में थोड़ा अंतर आ गया था। लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये गाड़ी के रेट बढ़ गए थे और वहीं कुछ फीचर्स जो हैं गाड़ी के कम हो गए थे। 18 इंच के अलॉय व्हील आते थे जो कि डिलीवरी के टाइम 17 इंच हो गए थे। साथ ही साथ पैसेंजर डोर पे जो है रिक्वेस्ट सेंसर आता था दोस्तों, वो भी
नहीं मिला हमें, और पीछे के कुछ जो पार्किंग सेंसर हैं वो भी कम हो गए थे दोस्तों। तो आपका जो प्राइस है और जो आपके फीचर हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कहानी गाड़ी को सिलेक्ट करने और गाड़ी को घर तक लाने की। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की दोस्तों। इस 1 साल के दौरान जो हमने इस गाड़ी को लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास चला लिया है, उसमें हमने इस गाड़ी में क्या पाया है और क्या नहीं पाया है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्कॉर्पियो एन GN कैप यानी कि ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में 5 स्टार लेके आई है, और इसी 5 स्टार को देखते हुए भी मैंने इस गाड़ी को कंसीडर किया था दोस्तों। एक रीज़न ये भी था मेरा, कुछ ही टाइम बाद ऑस्ट्रेलियन इन कैप में इस गाड़ी ने जो है दोस्तों 0 स्टार लेके आई है। तो जब मैंने ये खबर सुनी तो और स्कॉर्पियो एन जो लवर्स थे दोस्तों, उनके साथ साथ मुझे भी काफ़ी निराशा हुई। और फिर मैंने ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी दोस्तों कि अभी तो GN कैप में ये 5 स्टार लेके आई है और कुछ समय बाद AN कैप में इसे 0 स्टार मिला। तो ये चक्कर मेरे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने गूगल में सर्च किया दोस्तों, और सर्च के दौरान मैंने पाया कि GN कैप, AN कैप और जितने भी ये एजेंसियां हैं जो गाड़ी के सेफ्टी को लेकर टेस्ट करती है, उन सभी का टेस्ट करने का क्राइटेरिया अलग अलग होता है दोस्तों। तो AN कैप में जो GN कैप से अलग कुछ टेस्ट करवाए उन्होंने, तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया दोस्तों, आपके गाड़ी में ADAS होना ही चाहिए। अगर आपको 5 नंबर चाहिए, 5 स्टार चाहिए, तो आपके गाड़ी में ADAS होना ही चाहिए। दूसरा रीज़न स्कॉर्पियो एन को कम नंबर मिलने के दोस्तों वो थे, स्कॉर्पियो एन के जो साइड के कटन एयर बैग हैं वो आपके पूरे लास्ट रो तक नहीं जा पाते हैं, 3rd रो तक नहीं जाते हैं। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलियन कैप में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपके जो है साइड के कर्टन जो है दोस्तों वो पीछे 3rd रो तक जाने चाहिए, लेकिन स्कॉर्पियो एन के केवल 2nd रो तक जाते हैं। ये भी एक कारण था स्कॉर्पियो एन के कम नंबर आने के। तीसरा उसमें एक कारण और था, जो हमारे 2nd रो है उसमें जो सीट बेल्ट है दोस्तों, क्रैश टेस्ट के दौरान जो डमी बैठाए गए तो उनके चेस्ट पे जो है दोस्तों सीट बेल्ट के कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट देखा गया। इसके कारण भी स्कॉर्पियो एन के कम नंबर आए। जब 2 गाड़ियों को आमने सामने से भिड़ंत कराई जाती है तो आपकी गाड़ी ने सामने वाली गाड़ी का कितना नुकसान किया है उस पे भी आपके पॉइंट करते हैं दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी ने सामने वाली गाड़ी के ज़्यादा नुकसान कर दिया है, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है, तो फिर उसमें भी आपके नंबर कटते हैं दोस्तों। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके कारण से AN कैप में स्कॉर्पियो एन के 0 नंबर आए थे दोस्तों, 0 स्टार आए थे। तो ये जानकारी भी आपको देना ज़रूरी था। सेफ्टी फीचर्स की बात करें दोस्तों तो इसमें 6 एयरबैग आ जाते हैं, ESC आ जाता है, इसमें TPMS आ जाता है, ABS विद EBD आ जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल आ जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल, चाइल्ड एंकर, ये सारे फीचर्स इसमें सेफ्टी के फीचर्स आते हैं। ब्रेकिंग की बात करूं दोस्तों, ब्रेकिंग इसका काफ़ी पावरफुल और काफ़ी ज़बरदस्त है, और जब आप राइड करते हैं दोस्तों 120 की स्पीड तक तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस देता है। 120 से जब आप ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है दोस्तों ब्रेक से। राइड और हैंडलिंग की बात करें दोस्तों, लगभग 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इसकी जो राइड क्वालिटी और हैंडलिंग है वो बिल्कुल बेहतर है, या यूँ कहिए नेक्स्ट लेवल की है दोस्तों। छोटे मोटे गड्ढों का तो पता ही नहीं लगता है, गड्ढों पर से जब आप धीरे से निकलते हैं तो हल्का सा महसूस होता है, लेकिन जब आप उन्हीं गड्ढों या उबड़ खाबड़ सड़कों पर जब आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ होती है उन्हीं गड्ढों पे, तो आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी गड्ढों का एहसास नहीं करवाती है। इसके फ्रंट और रियर सस्पेंशन में जो है दोस्तों FDD टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसे आप फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग नाम से जानते हैं, और इसकी वजह से गड्ढों पे गाड़ी सॉफ्ट, और कॉर्नर जब हम कॉर्निंग करते हैं गाड़ी से तो इसके सस्पेंशन हार्ड हो जाते हैं दोस्तों, और जिससे गाड़ी की हैंडलिंग और राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, दोनों का बैलेंस हो जाता है दोस्तों। आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है गाड़ी कॉर्निंग करने में वो इसी वजह से होता है दोस्तों। अगर आप फॉर्च्यूनर में देखें तो दोस्तों उसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसकी राइड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये बैलेंस सबसे पहले इंडिवर में आया था, और उसके बाद इस दाम में जो है दोस्तों हमें अपनी स्कॉर्पियो एन में मिलती है दोस्तों, FDD तकनीकी है जो। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टीयरिंग की दोस्तों। स्टीयरिंग जो है इसका काफ़ी लाइट है दोस्तों, देखिए आप, मैं इसे एक उंगली से ही घुमा पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप हाईवे पे 60, 70 या 80 के स्पीड पे जाते हैं
तो ये स्टीयरिंग आपका धीरे धीरे हार्ड हो जाता है दोस्तों। इसके कारण तेज़ स्पीड पे गाड़ी आपकी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है दोस्तों, और हाईवे पे जो है आपका ड्राइविंग का जो आपका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे जहाँ पे हमारी मैक्सिमम स्पीड जो है 100 से 120 की होती है, तो अगर आप गाड़ी को 100 से 120 के स्पीड पे चलाते हैं दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाते हैं, तो इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन जैसे ही आप 120 से ऊपर चलाते हैं दोस्तों, जैसे 140, 150, 160, तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होगा दोस्तों। कारण एक तो ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है, और दूसरा इसका जो एरोडायनेमिक शेप है दोस्तों उतना अच्छा नहीं है, ये बॉक्सी टाइप की है, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा निराशा होगी इसके हाई स्पीड स्टेबिलिटी पे। SUV 700 देखें दोस्तों, तो उसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बॉडी रोल इसमें है दोस्तों, जिस हिसाब से गाड़ी है उस हिसाब से उतनी बॉडी रोल नहीं है, लेकिन बॉडी रोल है इसमें। अगर आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे जाते हैं, जैसे कि अभी मैं रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसमें बॉडी रोल है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन और गियर बॉक्स की। इसका इंजन जो है दोस्तों 1997 सीसी का इंजन है, जिसे आप 2 लीटर टर्बो इंजन भी कह सकते हैं। 1997 सीसी के इंजन के साथ 200 bhp का पावर जनरेट करती है और 380 Nm का टॉर्क। कह सकते हैं आप बहुत ही पावरफुल इंजन है, आपको कहीं भी निराशा नहीं मिलेगी इस इंजन से दोस्तों। ट्रांसमिशन इसमें टॉर्क कन्वर्टर लगा हुआ है, और टॉर्क कन्वर्टर अब तक का सबसे पुराना और भरोसेमंद ट्रांसमिशन सिस्टम है दोस्तों। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम जो है दोस्तों DCT ट्रांसमिशन सिस्टम वाली गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि इतना स्मूथ और इतना क्विक इसका गियर चेंज होता है। और जिन गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर लगा रहता है दोस्तों, उसमें ना तो कोई लैग होता है, ना ही पावर लॉस होता है, ना ही हीटिंग का इश्यू होता है दोस्तों, और ना ही गियर शिफ्ट करते समय किसी प्रकार का कोई झटका लगता है। गाड़ी को आप चाहे पहाड़ों पे चाहे हाईवे पे चलाओ दोस्तों, ओवरटेक करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, पावर की कमी बिल्कुल नहीं लगती है दोस्तों। टॉर्क कन्वर्टर में सिर्फ एक नेगेटिव है दोस्तों, ये गाड़ियाँ थोड़ा माइलेज कम देती है, जो और या दोस्तों जो मैनुअल गाड़ी होती है उसके मुकाबले 10% माइलेज कम देती है। इस ट्रांसमिशन पे आप बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और बिंदास होकर चलाइए दोस्तों। मेंटेनेंस बिल्कुल लो मेंटेनेंस की गाड़ी है ट्रांसमिशन के मामले में, और अक्सर जितने भी SUVs होते हैं दोस्तों सभी में टॉर्क कन्वर्टर लगा हुआ होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डिज़ाइन और रोड प्रेजेंस की बात। रोड प्रेजेंस तो इसका काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, लेकिन डिज़ाइन ये आप लोगों का निजी मामला हो सकता है। किसी को इसका फ्रंट साइड अच्छा नहीं लगता, किसी को इसका बैक साइड अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी का डिज़ाइन बनाया गया है दोस्तों वो काफ़ी ज़बरदस्त बनाया गया है। गाड़ी के ड्राइवर सीट से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो चारों कॉर्नर की जो विजिबिलिटी है दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त है। चारों कॉर्नर आपको बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं, जिससे जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा रहता है दोस्तों, फुल कॉन्फिडेंस रहता है आप जब गाड़ी चलाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर और स्पेस की। फीचर में जो इसका ये सिस्टम है दोस्तों, ये काफ़ी विवाद में रहा है। काफ़ी सारे लोगों की शिकायत थी, ये चलते चलते ब्लैक हो जाता है, कभी बिल्कुल स्क्रीन छोटी हो जाती है। ये समस्या मेरे साथ भी आई है दोस्तों, और ये समस्या मैंने देखा अक्सर जब 500-600 किलोमीटर हो जाता है तो एक बार ये समस्या आती है, इसका स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाता है, और फिर हमको गाड़ी को बंद करना पड़ता है, फिर दोबारा से इसका इग्निशन ऑन करना पड़ता है, तो फिर ठीक हो जाता है वो। तो मेरे साथ भी ये समस्या आती है, और इस 1 साल में लगभग मेरे पास 2 या 3 बार आई है दोस्तों। ठीक है, AC इसका काफ़ी पावरफुल है, और इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम आता है दोस्तों। ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड AC को आप अपने हिसाब से इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अब कैमरे की बात करूँ दोस्तों, तो ये इसका रिवर्स कैमरा का व्यू है। अब आपने देखा जैसे ही मैंने रिवर्स लगाया तो कैमरे को एक्टिव होने में 1 या आधा सेकंड लगा दोस्तों, तो इतना ये टाइम लेता है। तुरंत जैसे हमने गियर लगाया और तुरंत कैमरा नहीं दिख पाता है, 1 आध सेकंड का जो है दोस्तों ये टाइम लेता है दिखाने में। तो काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि ये कैमरा जो है दोस्तों इनका छोटा दिखता है। ये शिकायत मेरे साथ भी आई दोस्तों, ये जो डिस्प्ले दिखता छोटा हो जाता है। तो 1-2 बार जब मैंने ये डिस्प्ले देखा और मैंने गौर किया दोस्तों,
तो मैंने देखा दोस्तों, जब मैं गाड़ी को तुरंत स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो तुरंत मैंने रिवर्स लगाया दोस्तों, अभी तो नहीं हुआ। तो अक्सर होता क्या है दोस्तों, उस टाइम जो है ये छोटा हो जाता है। जब भी हम गाड़ी के अंदर बैठे दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट करें, तो इसका सिस्टम को बूट होने के लिए थोड़ा सा टाइम दें आप, 2-3 सेकंड का, और उसके बाद इसमें आप जो भी फंक्शन है उनको आप यूज कर सकते हैं। तो फिर ये लैग या हैंग नहीं होंगे। ये मैंने अपने 1 साल के तजुर्बे में देखा है दोस्तों। अब एप्पल कार प्ले, काफ़ी सारे लोगों का ये समस्या रहती है कि एप्पल कार प्ले तुरंत कनेक्ट नहीं हो पाता है या उनकी गाड़ी में कनेक्ट नहीं होता, लेकिन अपनी गाड़ी में दोस्तों ऐसा नहीं है। अपनी गाड़ी में जो है दोस्तों, जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुरंत मेरा फ़ोन जो है गाड़ी से कनेक्ट हो जाता है और एप्पल कार प्ले जो है स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ये देखिए आप, आसानी से काम करते हैं। स्क्रीन जो है इसका इतना स्मूथ नहीं है, लेकिन काम कर जाता है दोस्तों। मैं इसमें कुछ भी खोलूँ तो दिखा देता है। हम दोस्तों इसमें जो है मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं, किस तरह से मैसेज। Do you want to read your messages, send a message or make a call? First Insyas Pyase an unknown phone number said link to instagram.com. Reply to the group. अब मैं दबा दिया, कोई रिप्लाई नहीं देना हमने, तो हमने कर दिया डोंट रिप्लाई। Next Pramod Kumar Rekt sent a photo. Would you like to reply? इस तरह से finally, ये in दोस्तों Uttarakhand Parvatiya Brat Samaj COD Delhi, an unknown phone. That's everything. इस तरह से दोस्तों ये हमें जो है, जो हमारे व्हाट्सएप के मैसेज हैं उनको भी पढ़ के सुना देता है, क्योंकि ड्राइविंग करते समय जो है दोस्तों हम मैसेज तो पढ़ नहीं सकते हैं। अब ये देखो कुछ टेक्स्ट मैसेज हैं, इन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। Aksabinj P said your Airtel benefit gives you 25 plus FRE OTTs. इसके अलावा ये स्पॉटिफाई आराम से लोड हो जाता है, आराम से चलता है, आप देख सकते हैं। एप्पल कार प्ले आराम से चलता है दोस्तों इसमें। ORVM दोस्तों काफ़ी बड़े हैं और इनकी जो विजिबिलिटी है दोस्तों काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखें चारों कॉर्नर, जब हम ड्राइवर सीट में बैठते हैं दोस्तों, तो चारों कॉर्नर हमें अच्छे से दिखते हैं। इस ORVM से हम अपने गाड़ी के चारों कॉर्नर देख सकते हैं आसानी से। सामने देखिए बोनट के कोने दिख रहे हैं हमें। तो ORVM का जो फीडबैक है दोस्तों काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये ORVM जब आप गाड़ी 120, 110 से ऊपर चलाते हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी इनसे विंड नॉइज़ आती है। काफ़ी बड़े हैं जिसके कारण से हवा इनसे टकराती है और वो आवाज़ जो है गाड़ी के अंदर आती है आप लोगों को। ड्राइवर व्यू पॉइंट से मुझे दोस्तों एक तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई इसमें, ये बिल्कुल घटिया क्वालिटी का दिया है महिंद्रा ने। अभी तो जो नई गाड़ी में आ रहे हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक ORVM आ रहे हैं। और दूसरा जो है दोस्तों इसका स्टीयरिंग जो है दोस्तों केवल टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। तो अगर इसमें टेलीस्कोपिक भी आ जाता है तो ड्राइवर अपने हिसाब से जो है दोस्तों स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकता है। बाकी गाड़ी का जो है दोस्तों गियर शिफ्टिंग बहुत ही लाजवाब है। सेकंड रो की बात करो दोस्तों, सेकंड रो काफ़ी कंफर्टेबल है। सेकंड रो में भी आगे की सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से फिक्स की है। मेरी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास है और आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी जगह है यहाँ पे। ये देखिए पूरा एक हाथ के बराबर जगह है। जब हम सेकंड रो में बैठते हैं दोस्तों, वहाँ से सामने का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि जो सेकंड रो की सीट है वो थोड़ी सी फर्स्ट रो की सीट के मुकाबले थोड़ी सी ऊंची है दोस्तों, तो जिससे सामने का व्यू बहुत अच्छा लगता है। खिड़की भी इसके काफ़ी बड़े बड़े हैं दोस्तों, जो ग्लास एरिया है काफ़ी बड़ा बड़ा है। फ्रंट सीट पे आप एक पॉकेट मिलता है, इस पॉकेट में तो आप मोबाइल डाल सकते हैं अपना, इसमें छोटे मोटे मैगज़ीन या कुछ और सामान डाल सकते हैं। एक अच्छी बात और है दोस्तों, सेकंड रो का जो एसी है इसके लिए सेपरेट कॉइल है, जिसकी वजह से एसी केबिन को काफ़ी जल्दी ठंडा कर देता है। यहाँ पर एक आपको टाइप सी चार्जर मिल जाता है, एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये एसी इतना पावरफुल है जो बंदा बीच में बैठता है उससे ठंड लगने लग जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड रो की। थर्ड रो की बात करें दोस्तों, तो थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए हम वन टच टम्बल ये कुछ इस तरह से जगह है दोस्तों। अगर आप मेरी पोजीशन देखेंगे तो कुछ इस तरह से है। काफ़ी जो है पैर को मुझे फोल्ड करके बैठना पड़ रहा है।
तो छोटी दूरी के लिए अगर आपकी हाइट 5 फीट तक है दोस्तों, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच है, तो आप कुछ दूरी तक इसमें सफ़र कर सकते हैं। ये कुछ फोम का गद्दा कटिंग करके बनाया थर्ड रो के लिए। हम करते क्या हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ रख देते हैं हम अपने बैग यहाँ, और ये गद्दा कुछ इस तरह से इसके ऊपर बिछा देते हैं, ये इस तरह से, तो जिससे ये थोड़ा सा बेड नुमा बन जाता है। इसमें कोई छोटा बच्चा, या जब हम इलाहाबाद गए थे दोस्तों तो माताजी यहीं पर लेटी हुई थी और सातों सीट पे हमारी सवारियां बैठी थी दोस्तों। ये जो थर्ड रो की सीटें हैं दोस्तों, हल्का सा टिल्ट हो जाता है, अगर आप देखें इस लेवल पे देखिए, ये अभी नॉर्मल सीट है, ये टिल्ट सीट है दोस्तों। तो इससे होता क्या है, लंबी दूरी पे आप लोगों को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। अगर ये सेकंड रो की सीटें जो है दोस्तों हल्का सा आगे स्लाइड हो जाती, तो पीछे जो सवारी बैठी है दोस्तों, पीछे की सीट के लिए काफ़ी जगह बन जाती है। तो ये भी इसमें थोड़ी कमी है दोस्तों। ये देखिए, जो मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा था वो इस तरह से है दोस्तों। इसकी क्वालिटी देखिए, बिल्कुल आप, बिल्कुल हल्की क्वालिटी है। और गाड़ी का जो सबसे अच्छा फीचर लगता है दोस्तों मुझे, ये जो डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर है, तो वो सबसे बढ़िया फीचर लगता है मुझे। चाबी आपके जेब में हो, चाहे चाबी आपके ऑफिस बैग में हो, आप रिक्वेस्ट सेंसर को दबाइए और गाड़ी खुल जाती है, चाबी ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बूट स्पेस इसका 460 लीटर है अगर आप सातों सीट ओपन करते हैं। अगर आप पीछे के 2 सीट फोल्ड कर देते हैं तो इसका बूट स्पेस हो जाता है 786 लीटर। और इस गाड़ी की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 1775 kg। अब दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं इस गाड़ी से मैं दिल्ली से गुजरात का मैंने नॉन स्टॉप सफ़र किया 1000 किलोमीटर का 47 डिग्री के तापमान में। और गाड़ी का जो कंफर्ट, मैं बिल्कुल नहीं थका, थकान बिल्कुल नहीं हुई मुझे यहाँ से गुजरात जाने में। इसके बाद उत्तराखंड में स्थित बॉर्डर के आखिरी गांव नीति तक मैं 2 बार गया इस गाड़ी से, जहाँ पे हमने गाड़ी को रोड पे, ऑफ रोड और कच्चे पक्के, या यूँ कहिए आप कच्चे पक्के पहाड़ों के उतार चढ़ाव सब जगह चलाया दोस्तों गाड़ी को। गाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया दोस्तों। पिछले साल हम दिसंबर में उत्तराखंड में ही चक्राता से आगे लोखंडे पड़ता है दोस्तों, वहाँ गए थे पूरी फैमिली के साथ। 7 सवारी थी पूरी, और वहाँ पे भी हमने इसको दोस्तों पहाड़ों में चढ़ाया, और कुछ किलोमीटर दोस्तों हमने इसे बर्फ़ पे भी ड्राइव किया। जहाँ पे कुछ गाड़ियाँ बर्फ़ में स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ पे ये गाड़ी बिल्कुल आराम से चल गई दोस्तों। इस गाड़ी से दोस्तों हम इलाहाबाद, प्रयागराज भी गए, और लगातार हमने इस गाड़ी को दोस्तों 18 घंटे तक चलाया। बीच में हम 20 मिनट चाय पानी के लिए रुके थे केवल, और फिर हम सीधे इलाहाबाद जाके रुके दोस्तों। लगभग 18 घंटे हमें लग गए थे। इलाहाबाद में हमने डुबकी लगाई, उसी शाम को हम दोस्तों वापस दिल्ली के लिए लौट चुके थे और वापस दिल्ली आ गए थे दोस्तों। पीछे जो थर्ड रो है दोस्तों, वहाँ पे माताजी इलाहाबाद से जब हम वापस आ रहे थे तो सो गई थी, और माताजी सीधे दिल्ली जाके उतरी। तो जब हमने माताजी को पूछा पीछे आपको कैसा लगा, माताजी का कहना था मुझे पता ही नहीं चला कब दिल्ली पहुँच गए दोस्तों। इन लाइटों का थ्रो अच्छा है, और कई 100 किलोमीटर मैंने इन लाइटों के साथ चलाया है दोस्तों, और मुझे कहीं भी समस्या नहीं आई इन लाइटों के साथ। कुछ लोग कहते हैं स्कॉर्पियो के हेडलाइट का थ्रो थोड़ा सा कम है, लेकिन मैंने जब भी इस गाड़ी को रात को चलाया दोस्तों, तो मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आई। हाँ, अगर आप सामने वाले ड्राइवर की आँखों को बंद करवाना चाहते हैं या उसकी आँखें चौधियाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा लाइट कम है इसका। अब दोस्त थोड़ा पेट्रोल और डीजल का कैलकुलेशन बता देता हूँ। स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल और स्कॉर्पियो एंड डीजल के कैलकुलेशन के बारे में बताता हूँ कि आपको कौन सी गाड़ी में कितना फ़ायदा होता है आखिर। तो मैं अपनी स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल गाड़ी को दोस्तों मैं साल भर में 10,000 किलोमीटर के आसपास चलाता हूँ, जिसमें से 7,000 किलोमीटर मैं चलाता हूँ इसे हाईवे पे, और लगभग 3,000 किलोमीटर चलाता हूँ मैं इसे शहर में दोस्तों। हाईवे पे मेरी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 13 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है, और शहर में कम से कम जो है दोस्तों 7 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है दोस्तों। तो इस 10,000 किलोमीटर में मैंने दोस्तों 7,000 किलोमीटर अपने हाईवे पे चलाया, जहाँ पे भी गाड़ी मुझे 13 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है, और 3,000 किलोमीटर मैंने दोस्तों अपनी गाड़ी को शहर में चलाया, जहाँ पे मेरी गाड़ी मुझे 7 की माइलेज देती है दोस्तों।
तो अगर इन 13 और 7 के माइलेज का मैं अगर एवरेज निकालूँ दोस्तों, तो लगभग 10 किलोमीटर प्रति लीटर है दोस्तों। तो इस 10,000 किलोमीटर में हमारी गाड़ी ने हमें जो है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज दी है दोस्तों। तो इस हिसाब से हमने इन 10,000 किलोमीटर को चलाने में कितना तेल का यूज़ किया, कितना पेट्रोल यूज़ किया, तो हम 10,000 को 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो लगभग हमने 1000 लीटर जो है तेल यूज़ किया इस 10,000 किलोमीटर को चलाने में। अभी दिल्ली शहर में पेट्रोल का दाम जो है दोस्तों 95 रुपये प्रति लीटर है। तो इस हिसाब से हमने कितने रुपए खर्च किए, लगभग 95,000 रुपीज़ हमने दोस्तों एक साल में खर्च कर दिए स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी को 10,000 किलोमीटर चलाने में। लगभग हमारा यहाँ पे दोस्तों 95,000 रुपये का खर्चा आ गया एक साल में। अब यहीं पर अगर ये गाड़ी मेरी पेट्रोल ना होकर डीजल होती तो मेरा कितना खर्चा आता दोस्तों। यहाँ पे भी हम इस गाड़ी को 10,000 किलोमीटर चलाते हैं, वहीं 7,000 किलोमीटर हम इसे हाईवे पे चलाते हैं और 3,000 किलोमीटर हम दोस्तों इसको शहर में चलाते हैं। हाईवे पे जो है स्कॉर्पियो एंड डीजल ऑटोमेटिक जो है दोस्तों लगभग 16 की एवरेज देती है और शहर में लगभग 10 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज देती है। अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें तो लगभग 13 किलोमीटर प्रति लीटर हमारा एवरेज निकल के आता है। तो ये जो हमने इस डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी को जो हमने 10,000 किलोमीटर चलाया, जिसमें से 7,000 किलोमीटर हमारा हाईवे का था और 3,000 किलोमीटर हमारा जो शहर का था, तो उसमें हमारी गाड़ी ने हमको एवरेज देगी 13 किलोमीटर प्रति लीटर, जो हमने मोटा मोटा ज़्यादा से ज़्यादा लिया दोस्तों। तो जब हम 10,000 किलोमीटर को हम 13 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, 13 किलोमीटर प्रति लीटर से हम जब डिवाइड करते हैं, हमारी गाड़ी ने जो है दोस्तों तेल यूज किया, वो लगभग आ गया हमारा 769 लीटर। अभी दिल्ली शहर में डीजल लगभग 85 रुपये प्रति लीटर है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो लगभग हमने साल भर में 65,384 रुपये का डीजल यूज़ कर लिया दोस्तों। पेट्रोल में हमने जो है दोस्तों 95,000 रुपये खर्च किए 10,000 किलोमीटर चलाने में, वहीं डीजल में हमने दोस्तों 65,000 रुपये खर्च किए 10,000 किलोमीटर चलाने में। अब इन दोनों का अंतर देखिए दोस्तों, तो लगभग 29,616 रुपये हमने बचाए हैं दोस्तों पेट्रोल के मुकाबले जब हमने डीजल गाड़ी चलाई। डीजल गाड़ी चलाने में हमने जो है दोस्तों 29,000 रुपये बचाए। मोटा मोटा हम इसे 30,000 रुपये रख लेते हैं दोस्तों। 30,000 रुपये हमने बचाए हैं डीजल गाड़ी चलाने में। अब डीजल गाड़ी हमारी दोस्तों 10 साल चलती है, तो 10 साल में अब हम कितने रुपये बचाएंगे इसमें, तो इसको हम 30,000 को 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो लगभग हमने जो है दोस्तों 3 लाख रुपये बचा लिए हैं 10 साल में। 10 साल में बचाए हमने 3 लाख रुपये। तो जब हम इस डीजल गाड़ी को 10 साल तक चलाते हैं दोस्तों, तो 10 साल बाद हमें बचत आती है इस डीजल गाड़ी से 3 लाख रुपये मुकाबले पेट्रोल गाड़ी के। तो ये कुछ इस प्रकार से हम 10 साल में 3 लाख रुपये बचाते हैं दोस्तों। अब क्यों कहा जाता है कि अगर डीजल गाड़ी आप तब लो जब आपकी रनिंग ज़्यादा है दोस्तों। अगर यही रनिंग आपकी 20,000 किलोमीटर हो जाती है, तो आप यहाँ पर मोटा मोटा सीधा 6 लाख रुपये बचाते हैं दोस्तों। अगर आपकी रनिंग 20,000 किलोमीटर होती है, अगर आपकी रनिंग जो है 20,000 किलोमीटर होती है, तो आप मोटा मोटा 6 बचा लोगे। अगर 30 होती है तो 9 लाख रुपये बचा लोगे आप। तो इस तरह से अगर आपकी रनिंग जो है दोस्तों ज़्यादा है, तो आप डीजल गाड़ी लीजिए। अगर आपकी रनिंग कम है, 10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर है, तो आप फिर पेट्रोल गाड़ी लीजिए दोस्तों। इस सिनेरियो में जहाँ पर आपने जो है दोस्तों 3 लाख रुपये बचाए हैं, और इस गाड़ी अगर अब इससे हम पेट्रोल से कंपेयर करें दोस्तों, अगर हम पेट्रोल गाड़ी को 10 साल ही चलाते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इस गाड़ी को सेल कर देते हैं, तो कम से कम दोस्तों इस गाड़ी को हम 3 लाख में तो सेल कर ही देंगे। 3 लाख में आराम से सेल हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो है दोस्तों हमारा कॉस्ट लगभग बराबर पड़ता है डीजल और पेट्रोल के सिनेरियो में। एक साल में डीजल गाड़ी आपको जो है दोस्तों 30,000 रुपये की बचत देगी। वहीं अगर आप डीजल गाड़ी को 10 साल तक चलाते हैं, तो 10 साल में ये बचत आपकी जो है 3 लाख रुपये हो जाती है दोस्तों। वहीं पेट्रोल गाड़ी आप 10 की जगह पे 15 साल चलाते हो, अगर 10 साल बाद आप इस गाड़ी को सेल भी करते हैं पेट्रोल गाड़ी को, तो कम से कम 3 लाख में तो आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आपकी ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका हेल्प कर देगा आपको समझने में कि आपको डीजल गाड़ी लेनी चाहिए, पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं
चंद लाइनों में इस गाड़ी के बारे में कुछ कहूँगा। इंजन की बात करूँ दोस्तों, इंजन इसका ज़बरदस्त पावर के साथ ज़बरदस्त टॉर्क आता है दोस्तों। इसमें इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड है और काफ़ी साइलेंट इंजन है दोस्तों। केबिन के अंदर बिल्कुल इंजन की आवाज़ नहीं आती है। गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने वीडियो में पहले बताया, इसमें जो है टॉर्क कन्वर्टर लगा हुआ है। ये भरोसेमंद ट्रांसमिशन सिस्टम और बिल्कुल लो मेंटेनेंस ट्रांसमिशन सिस्टम है। कमी इस ट्रांसमिशन सिस्टम में सिर्फ ये है दोस्तों, थोड़ा सा माइलेज कम देती है। सस्पेंशन की बात करूँ दोस्तों, इस गाड़ी में सस्पेंशन बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। इस गाड़ी की ब्रेक भी दोस्तों बिल्कुल ज़बरदस्त ब्रेक है और ब्रेक में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल 120-110 के स्पीड तक जो है दोस्तों आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस देती है ब्रेक में। लेकिन जैसे जैसे हम 120 से ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। इसकी राइड क्वालिटी की बात करते हैं दोस्तों, गाड़ी बहुत ही आरामदायक है दोस्तों। इसे कितना भी किलोमीटर चला लो, मैंने इसे एक साथ जो है दोस्तों हज़ार किलोमीटर तक चलाया है, बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं होता दोस्तों। इस मन करता है बस चलाते जाएं। हाई स्पीड पे जो है दोस्तों 120 के स्पीड पे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, अच्छी स्टेबिलिटी देता है दोस्तों गाड़ी। और लेकिन जैसे जैसे हम 120 से ऊपर जाते हैं दोस्तों, 120, 30, 40, 50 के स्पीड पे जाते हैं, तो इसमें जो है राइड क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है दोस्तों। थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। इस बहुत ही ज़बरदस्त एसी है। सेकंड रो में भी दोस्तों सेपरेट कॉइल लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी केबिन को ठंडा कर देता है। कमी दोस्तों थर्ड रो में एसी नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बता, जो इसका 8 इंच का टच स्क्रीन है, थोड़ा स्लो नहीं है दोस्तों, थोड़ा स्लो है और इसमें थोड़ी बहुत कमियां भी है। कभी स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, कभी स्क्रीन छोटा हो जाता है, कभी चलते चलते पूरा MID काला हो जाता है दोस्तों। ये इसकी कमियां हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों, कुछ समय बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। अब जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों, वो बात स्कॉर्पियो एन देती कितने है। माइलेज इसका दोस्तों, अगर मैं सिटी की बात करूँ तो गाड़ी कम से कम 7 का माइलेज देती है दोस्तों, और हाईवे पे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 13, 13.5 तक की माइलेज देती है। सर्विस और मेंटेनेंस की बात करूँ, सर्विस कॉस्ट इसका ज़्यादा नहीं आता दोस्तों। अभी मैंने इसकी सेकंड सर्विस करवाई थी, तो लगभग 4,000 रुपये में मेरी सेकंड सर्विस हो गई थी। और अगर मैं इसे पेड सर्विस में भी करता तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 8,000 तक आ जाती है। सर्विस स्टेशन से रिलेटेड बात वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है इनके सर्विस स्टेशन में जो भी इंजीनियर हैं या जो भी मैकेनिक हैं, उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने देखा भी है और मैंने सुना भी है, महिंद्रा की जिन गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, जो भी समस्या आ रही है, उन समस्याओं को जो है दोस्तों सर्विस स्टेशन वाले ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो इस दुनिया में। या तो फिर सर्विस स्टेशन वालों को उन समस्याओं का ज्ञान नहीं है, उन्हें उन प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है दोस्तों, ये प्रॉब्लम आखिर गाड़ी में किस वजह से आ रही है, इसलिए वो उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हर एक सर्विस स्टेशन से दोस्तों कम से कम 1 या 2 मैकेनिक या 1 या 2 जो इनके इंजीनियर हैं, सर्विस इंजीनियर हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। उन्हें हर चीज़ का ज्ञान देना चाहिए दोस्तों, जिससे कि वो जब भी हमारी गाड़ी में कोई समस्या आए, गाड़ी में दोस्तों समस्या आती है, कोई भी मैकेनिकल चीज़ है चलती है तो समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं को टाइम पे ठीक कर दे वो। और वो टाइम पे ठीक तभी कर पाएंगे दोस्तों जब उनके जो मैकेनिक हैं उनको उस चीज़ का पूरा ज्ञान हो दोस्तों। कि जो इस जनरेशन की महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं दोस्तों, इससे पहले जितनी भी महिंद्रा की गाड़ियाँ थी दोस्तों, उनमें इतनी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ नहीं थी। कि आपने देखा होगा इससे पहले बुलेरो चलती थी उनकी, या फिर जाइलो देख लो, क्विंटो देख लो, या फिर जो महिंद्रा है, उसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी दोस्तों उन गाड़ियों में। वो सिंपल सी गाड़ियाँ थी। लेकिन अभी की जितनी भी महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है दोस्तों, नए फीचर्स हैं। तो अगर उनमें कुछ भी समस्या आ जाती है तो जो सर्विस स्टेशन में जो मैकेनिक हैं वो उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते या उन्हें ठीक नहीं कर पाते दोस्तों। इसलिए उन्हें जो है ट्रेनिंग की अति आवश्यकता है। अब ये चीज़ दोस्तों मेरे साथ घटी है। जब मैं इसके सेकंड सर्विस करवाने गया था तो वहाँ के सर्विस एडवाइज़र, सीनियर सर्विस एडवाइज़र से जब मैंने पूछा दोस्तों
कि हमारी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल डलता है, सेमी सिंथेटिक या फुली सिंथेटिक। तो उनका कहना था सेमी सिंथेटिक ऑयल डालते हैं हम, और हमें यही बताया गया है। मैक्सिमा लगता है, सेमी सिंथेटिक रहता है इसमें। फुल सिंथेटिक नहीं डालते? नहीं सर, अगर फुल डलवाना है तो उनको सर अलाउड नहीं होता, हमें जो है ये सेमी सिंथेटिक के पास ही है सर, ये मेन लगता है। अच्छा यही है इसमें, तो सेमी सिंथेटिक होता है। जी मैंने एक दो बार फिर कंफर्म किया तो उन्होंने यही बताया कि सेमी सिंथेटिक ही ऑयल डलता है इसमें। तो मुझे अजीब सा लगा। और अगर मेरी आप वो सेकंड सर्विस वाले वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि मैं इस ऑयल को जो है दोस्तों 5000 किलोमीटर के बाद चेंज करवा दूंगा, क्योंकि ये सेमी सिंथेटिक ऑयल है। घर गया मैं, उसके बाद मैंने जांच पड़ताल की, थोड़ा इधर उधर से पूछा, थोड़ा गूगल से पता किया, तो पता चला वो जो ऑयल डलता है दोस्तों वो फुली सिंथेटिक ही ऑयल है। लेकिन ताजुब की बात ये है कि जो सर्विस एडवाइज़र है, सीनियर सर्विस एडवाइज़र है, उसको पता ही नहीं है कि ये सेमी सिंथेटिक है या फुली सिंथेटिक है। इसलिए मैं जोर दे के कहता हूँ दोस्तों, सर्विस स्टेशन में जितने भी मैकेनिक या इंजीनियर हैं उनकी ट्रेनिंग होनी अति आवश्यक है। इस गाड़ी में अगर मैं कमी की बात करूँ तो कमियाँ हैं दोस्तों गाड़ी में, और हर गाड़ी में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ कमियाँ भी होती है। कमियों में मैं गिनवाऊँ तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आगे से आएँ तो आगे से सबसे पहले हमारा आता है IRVM। इस गाड़ी में बिल्कुल ही लो क्वालिटी का दिया गया है। लेकिन अभी नई, जैसे मैंने आपको बताया कि नई गाड़ियों में अभी इलेक्ट्रॉनिक IRVM आ रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें कमी है, कभी काला हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी अपने आप स्क्रीन छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों स्टीयरिंग पे इसका जो है केवल टिल्ट है दोस्तों, टेलीस्कोपिक नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम दोस्तों सीट बेल्ट पे। सीट बेल्ट की क्वालिटी जो है दोस्तों ठीक है, लेकिन जो इसके ये कब्जे हैं दोस्तों, जहाँ पे सीट बेल्ट हमारा बी पिलर से अटैच रहता है, वहाँ पे जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो काफ़ी घटिया क्वालिटी है। दूसरा, इसी सीट बेल्ट में बताना चाहूँगा दोस्तों, एडजस्टेबल सीट बेल्ट होना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर अपनी हाइट के अनुसार उस सीट बेल्ट को एडजस्ट कर पाए दोस्तों। सेकंड रो की जो सीटें हैं वो आपकी हल्की सी स्लाइडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम दोस्तों थर्ड रो में जो सीटों का डिज़ाइन है दोस्तों, उसमें चेंज की बहुत आवश्यकता है। अगर आप उसको थोड़ा सा उस पर आप काम करें तो काफ़ी अच्छी जगह निकल के आ सकती है स्कॉर्पियो एन। कुछ लोग दोस्तों जो पीछे 12 बोल्ट के सॉकेट को जो उसकी लोकेशन है उसके बारे में बोलते हैं, वो भी हो सकता है महिंद्रा वालों ने दिया होगा। जो थर्ड रो में कोई चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे आपके गैजेट को चार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्होंने वो 12 बोल्ट का सॉकेट वहाँ पर दे दिया होगा। जो टायर इन्फ्लेटर है उसके बारे में आप लोगों को मैं नहीं बता सकता हूँ जब तक मेरे पास टायर इन्फ्लेटेड नहीं आता दोस्तों। ये कुछ कमियां हैं, और कुछ कमी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक चीज़ को आप लोगों को बताऊं। कुछ चीज़ें जो है दोस्तों इसमें नेक्स्ट लेवल की है, जैसे इसके वाइपर काफ़ी बड़े हैं दोस्तों, और बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेते हैं हमारे विंडशील्ड ग्लास को। दूसरा, इस पर सस्पेंशन काफ़ी बेहतर है। इंजन की पावर और टॉर्क बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। तो कुछ चीज़ इसमें नेक्स्ट लेवल की है दोस्तों, और कुछ चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और जगह जगह पे रुक रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी गाड़ी जो है हमारी दोस्तों 8.4 की एवरेज दे रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी या वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दें, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी मित्र के काम आ सकती है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सहयोग मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।